हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 1 के अंदर मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि रेशियो यानी कि अनुपात को हम किस नज़रिए से देखेंगे ताकि आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको हम इजीली या फिर मोस्ट एफिशिएंट वे में सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस चैप्टर के अंदर आपने क्या करना है, एटलीस्ट कंसेप्ट लेक्चर 1 के अंदर आपने पेन एंड नोटबुक का यूज़ नहीं करना है। सारा काम मेंटली करने की कोशिश करनी है और बाकायदा करना ही है। और जो भी कंसेप्ट मैं आपको बताऊं, जो भी आपको लिखने लायक बात लगे कि हाँ भाई बाद में याद रखनी चाहिए, उसको डेफिनेटली आपने नोट्स बना लेने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई रेशियो होता क्या है, अनुपात होता क्या है। एक बार वीडियो को पॉज करके खुद सोचिएगा कि भाई ये अनुपात होता क्या है। अब मैं बता देता हूँ कि भाई रेशियो होता है ए वे ऑफ कंपैरिजन, मतलब कि तुलना करने का एक तरीका, दो चीज़ों की तुलना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो परसेंटेज है, जो प्रतिशत है, वो भी वे ऑफ कंपैरिजन है। दो चीज़ों को कंपेयर करने के कौन कौन से अलग तरीके हो सकते हैं? परसेंटेज हो सकता है, या फिर हम फ्रैक्शन को यूज़ करते हैं, या फिर हम किसको यूज़ करते हैं, या फिर हम रेशियो को यूज़ करते हैं। कैसे, एक एक करके बताता हूँ। मान लो आप ये बोलते हो कि किसी स्कूल के अंदर 60% गर्ल्स हैं, तो इसके अंदर आपने एग्जैक्टली ये नहीं बताया कि लड़कियां हैं कितनी या फिर स्कूल की स्ट्रेंथ है कितनी, कुछ भी नहीं बताया। लेकिन जस्ट आपने ये बताया है कि कंपेयर किया है कि भाई स्कूल की टोटल स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में 60% लड़कियां हैं। आपने कंपेयर किया है कि पूरे स्कूल के अंदर अगर 100 स्टूडेंट है तो उनमें से 60 लड़कियां हैं। ऐसे ही अगर आप बोलते हो आपके घर में केक है कि मैं 2/3 केक खाना चाहता हूँ, तो आपने ना तो ये बताया कि भाई आप 500 ग्राम केक खाना चाहते हो या फिर 200 ग्राम केक खाना चाहते हो, लेकिन बस आपने इतना बताया है कि जितना भी केक है उसके 3 हिस्से कर दो, उसमें से 2 मैं खाना चाहता हूँ। सिमिलरली रेशियो भी ऐसे ही कंपैरिजन होता है कि अगर मैं ये बोलूँ कि भाई राम और श्याम, ये दो बंदे हैं, राम और श्याम की सैलरी का रेशियो है, उनकी आय का रेशियो है 3:5। तो यहाँ पर हमने ये नहीं बताई कि भाई राम की सैलरी 30,000 है, श्याम की सैलरी 50,000 है। कुछ भी हो सकती है, राम की सैलरी 30 रुपये भी हो सकती है, श्याम की सैलरी 50 रुपये भी हो सकती है, हैं? तो हमें एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं पता चलती इससे। ये जस्ट ए वे ऑफ कंपैरिजन है, दो चीज़ों की तुलना करने का एक तरीका है। अगर राम की सैलरी 3 है तो श्याम की सैलरी 5 है। और जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो हमें क्या पता लग जाता है? हमें बस इतना पता लग जाता है कि भाई राम के कंपैरिजन में श्याम की सैलरी कितने परसेंट ज़्यादा है, या फिर श्याम के कंपैरिजन में राम की सैलरी कितने परसेंट कम है, या फिर श्याम की सैलरी राम के कंपैरिजन में कितने गुना है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमें पता लगती है, हमें एग्जैक्ट चीज़ें नहीं पता लगती। ठीक है। या फिर अगर मैं आपको एक और तरीके से इसे दिखाना चाहूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ रुपए हैं, उनको कुछ रेशियो में डिवाइड करना होता है, या किसी भी चीज़ को। तो मान लो हमारे सामने ये कोई चीज़ है, ठीक है। मान लो जो हमारे सामने ये सर्कल है, ये है पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी, एक सिटी की पॉपुलेशन है। और इस सिटी के अंदर प्राइवेट जॉब करने वाले और गवर्नमेंट जॉब करने वाले, इन लोगों का रेशियो है 3:5। ये जो भी शहर है उसके अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरा शहर है, इसमें जितने भी लोग हैं, जो भी इसकी पॉपुलेशन है, इसकी पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट करता है, ये दर्शाता है। अगर इसमें जितने भी लोग हैं उनको मैं ओवरऑल 8 हिस्सों में बांट दूं, 8 बराबर हिस्सों में, बिकॉज 5 और 3 8, अगर 8 बराबर हिस्सों में मैं बांट दूं, तो उसमें से अगर मैं 3 हिस्से उठाऊंगा, उसमें से 3 हिस्से उठाऊंगा, तो वो ये 3 हिस्से मैंने प्राइवेट से उठाए, तो उतने लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। और इसमें से जो मैं 5 हिस्से उठाऊंगा, जो उनकी वैल्यू होगी, उतने लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? सिंपली अगर किसी चीज़ को हमने 3:5 में बांटना है, तो मतलब उस चीज़ के 8 बराबर टुकड़े कर दो, और उसमें से 3 टुकड़े एक तरफ उठा लो, 5 टुकड़े एक तरफ उठा लो। या फिर आप इसको कैसे ही बोल सकते हो, बिकॉज जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन भी एक वे ऑफ कंपैरिजन है ना। जो फ्रैक्शन है, भिन्न है, उससे भी तो हम तुलना करते हैं चीज़ों की। तो या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई जितनी भी चीज़ है, अगर उसके हम 8 टुकड़े करें, तो उसमें से, उस 8 में से 3, मतलब उसका 3/8। अगर 8 बराबर टुकड़े करें तो 8 में से 3 टुकड़े प्राइवेट के हैं और 8 में से 5 टुकड़े गवर्नमेंट के हैं। मतलब जितनी भी शहर की पॉपुलेशन है उसका 5/8 भाग गवर्नमेंट जॉब करते हैं और उसका 3/8 भाग प्राइवेट जॉब करते हैं।
तो ये बेसिक सी बात है रेशियो की। अब हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, और इन क्वेश्चन की मेरी एक्सप्लेनेशन जानने से पहले बिना पेन एंड कॉपी के एक बार खुद आंसर करिएगा, और फिर डेफिनेटली ये बेसिक्स हैं, चाहे आपको आते हो ना आते हो, अपने तसल्ली से एक मूवी की तरह मेरी बातों को पूरे अच्छे तरीके से समझना है, एक एक बात को सुनकर, स्पीड नहीं बढ़ानी है, ठीक है। तो देखो, ए सम ऑफ मनी ₹4200 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अमर एंड मदन इन 9:5, कि भाई 4200 रुपये हैं, उनको 9:5 में बांट दिया गया है। तो इसका मतलब टोटल कितने हिस्से किए गए हैं, 9 + 5 14, टोटल 14 पार्ट्स किए गए हैं जितने भी रुपए हैं उनके। तो भाई एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 4200 के 14 पार्ट, तो एक पार्ट की वैल्यू हो गई भाई साहब 300 रुपये, ठीक है। एक पार्ट की वैल्यू हो गई 300 रुपये, और यहाँ पर एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि अमर को कितने पार्ट देने हैं, 9, तो 9 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 × 2700। मदन को कितने पार्ट देने हैं, 5, तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक पार्ट की 300 है, तो 5 × 1500, ठीक है। मतलब हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा क्या है, यहाँ पर उसने पूछा है मदन के हिस्से कितने रुपए आएंगे, तो भाई मदन के हिस्से 5 पार्ट आ रहे हैं, एक पार्ट की वैल्यू 300, तो 5 पार्ट की वैल्यू 1500, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। देन ये क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। 120 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन ए टेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स एंड पास्ट स्टूडेंट्स। तो 120 लोगों ने एक टेस्ट दिया, उसमें से कुछ लोग फेल हुए हैं और कुछ लोग पास हुए हैं, और इन्होंने ये बोला है कि भाई नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, कि कौन से वाला फेल्ड और पास का रेशियो नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, हम ऑप्शंस को चेक करेंगे और जो भी रेशियो हो सकता है उसको काट देंगे, क्योंकि हमने निकालना है कि कौन से वाला रेशियो नहीं हो सकता। तो देखो, ऑप्शन 1 को चेक करते हैं कि क्या फेल्ड और पास्ट स्टूडेंट का रेशियो 3:5 हो सकता है कि नहीं। मतलब कुल मिलाकर बात क्या कह रहे हैं कि क्या हम 120 को 3:5 में बांट सकते हैं कि नहीं। तो जब भी आप किसी भी वैल्यू को 3:5 में बांटते हो तो कुल मिलाकर 5 और 3 8, पहले उस चीज के 8 बराबर हिस्से करते हो। 120 के 8 बराबर हिस्से करो, क्या इसके 8 बराबर हिस्से हो रहे हैं, हाँ जी हो रहे हैं, और एक पार्ट की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, एक पार्ट की वैल्यू 15 के बराबर आ गई। और एक बात मेरी ध्यान से सुनो, जब आपको एक पार्ट की वैल्यू मिल गई तो आपको 3 पार्ट की वैल्यू भी मिल जाएगी और आपको 5 पार्ट की वैल्यू भी मिल जाएगी, चाहे वो कुछ भी आए मिल तो जाएगी ना। एक पार्ट की वैल्यू 15 है तो 3 की 45, 5 की 75, मतलब कि इस अनुपात में हम बांट सकते हैं। मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या निकालना है कि मतलब कि कौन से वाला रेशियो नहीं हो सकता, ये तो हो सकता है यार। तो कुल मिलाकर यहाँ पे हमने क्या समझना है कि 5 और 3 8, अगर हम 120 को 8 हिस्सों में बांट पाए और एक हिस्से की वैल्यू कुछ ना कुछ आई, मतलब कि इंटीजर में आई, क्योंकि जो लोग हैं वो ऐसे तो नहीं हो सकते ना कि 3.5 लोग फेल हो गए, ऐसे तो नहीं हो सकता, या तो 3 लोग फेल होंगे या 4 होंगे। तो अगर हम एक पार्ट की वैल्यू निकाल पाए, मतलब कि उस रेशियो में हम बांट पाएंगे, मतलब कि कुछ ना कुछ लोग तो वहां पर कुछ ना कुछ वैल्यू तो आ ही जाएगी। कैसे, एक और एग्जांपल को सोल्व करके दिखा देता हूं कि ऑप्शन नंबर 2 को लेते हैं कि 9:1 में क्या हम इसको बांट सकते हैं। तो 9:1 में बांटने के लिए इसके 10 हिस्से करने पड़ेंगे। तो 10 हिस्सों, 120 के 10 हिस्से, तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, एक हिस्से की वैल्यू आ जाएगी 12। तो 9 हिस्से की वैल्यू तो आ ही जाएगी ना, जब एक हिस्से की वैल्यू आ गई, 12 नहीं में 108। 120 को हम 10 पार्ट्स में बांट सकते हैं, मतलब कि इस अनुपात में 120 को बांट सकते हैं। तो ये भी आंसर नहीं है, हमने निकालना है कि किस रेशियो में हम 120 को डिवाइड नहीं कर सकते। तो 7 और 5 12, 12 हिस्सों में बांटना है। क्या 120 को 12 इक्वल पार्ट्स में बांट सकते हैं, बांट सकते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगला ऑप्शन क्या है, 11 + 5 16, क्या 120 को 16 बराबर हिस्सों में बांट सकते हो, नहीं बांट सकते। काट के देख लो, 16 7 112, 7.5 आएगा। तो एक हिस्से का मतलब है 7.5, तो 5 हिस्सों का मतलब क्या होगा, 5 हिस्सों का मतलब होगा 7.5 × 5, तो ये हो जाएगा 35 और 2.5 37.5। तो 37.5 लोग फेल नहीं हो सकते ना। तो यहाँ पर आपने क्या देखना है कि जब आप इसको, जब आप जितना भी जो वैल्यू है उसको उतने टोटल हिस्सों में ना बांट पाओ बराबर, इसका मतलब उस रेशियो में आप उसको नहीं बांट सकते। और यहाँ पर इन्होंने यही पूछा था, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। इसी तरह का एक और क्वेश्चन ट्राई कीजिए जरा।
इफ ए बॉक्स कंटेनिंग 1 डजन मिरर्स, तो भाई एक डिब्बे के अंदर 12 शीशे हैं, हैज स्लिप्ड, वो गिर गया, एंड सम मिरर्स ब्रोकन, इसमें से कुछ मिरर ब्रोकन हो गए, टूट गए, और कुछ मिरर परफेक्ट हैं, टूटे नहीं हैं, ठीक है, कुछ ब्रेक हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ ब्रोकन मिरर्स एंड अनब्रोकन मिरर्स, जो कि ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या है कि भाई 12 है, उसको 2 हिस्सों में बांटना है, तो क्या उसको हम 3:1 में बांट सकते हैं? तो 3:1 मतलब कि टोटल 4 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। तो क्या आप 12 को 4 हिस्सों में बांट सकते हो? हाँ जी, हम तो बांट सकते हैं। तो भाई इस रेशियो में आप बांट पाओगे, 12 को 4 हिस्सों में बांटोगे तो एक हिस्से की वैल्यू 3 आएगी, तो ये रेशियो आप निकाल पाओगे। लेकिन हमने क्या देखना है कि कौन से रेशियो में हम, कौन से अनुपात में हम नहीं बांट सकते, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 7 और 5 12, क्या आप 12 को 12 बराबर हिस्सों में बांट सकते हो? हाँ, एक हिस्से की वैल्यू 1 आएगी, तो ये भी आंसर नहीं होगा, इस रेशियो में भी बांट सकते हैं। क्या हम 12 को 5 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते भाई साहब, इंटीजर में तो ये आएगा नहीं। तो इसका मतलब यही हमारा आंसर है, ब्रोकन और अनब्रोकन मिरर का रेशियो ये नहीं हो सकता है। अगले वाला भी हो सकता है, आप चेक कर सकते हो, 1 और 2 की वैल्यू कितनी आई? 3, तो 12 को 3 हिस्सों में हम बांट सकते हैं, एक हिस्से की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। अब एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो भाई। इफ ए सम ऑफ ₹4410 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सनी, बॉबी एंड धर्मेंद्र, तो भाई इतने रुपए, इनमें से कुछ तो सनी देओल को दे दिए, कुछ बॉबी देओल को, कुछ धर्मेंद्र को, इन द रेशियो 3:7:8 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द पार्ट ऑफ सनी? तो सनी को कितना पार्ट मिला? तो सनी, बॉबी, धर्मेंद्र किस रेशियो में बांटे गए? 3, 7, 8। तो कुल मिलाकर रुपए के कितने हिस्से किए गए? 3 + 7 10, 10 + 8 18 पार्ट किए गए। कितने रुपए के? इतने रुपए के, ठीक है। तो इन 18 हिस्सों में से सनी को कितने हिस्से दिए गए? तो भाई सनी को दिए गए 3 हिस्से, मतलब कि 3 आउट ऑफ 18, 18 में से 3, ठीक है। टोटल अगर रुपए 18 हैं तो उसमें से 3, तो फ्रैक्शन में कितना आ गया कि भाई 1/6 रुपए सन्नी को दिए गए। तो किसका 1/6 है? 4410 का 1/6 है, ठीक है। अगर बॉबी के पूछे होते तो 7 आउट ऑफ 18, टोटल 18 पार्ट किए गए, उसमें से 7 पार्ट बॉबी को दिए गए, मतलब बॉबी को जो रुपए दिए गए हैं, टोटल जितने भी रुपए हैं उनका 7/18 है वो। तो ये ऐसे हमें मिलता, ठीक है। तो चलिए अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 7 42, 6 3 18, 6 5 30, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन HR डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट इज 2:3:1। तो भाई 3 डिपार्टमेंट के अंदर 2:3:1 रेशियो है। If the total number of employees in these 3 department form 60% of the total employees, मतलब कि पूरी कंपनी के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं उसके, मान लो यहाँ पर 100% काम करते हैं, तो 60% लोग काम करते हैं किन में? इन 3 डिपार्टमेंट में, HR में, मार्केटिंग में और फाइनेंस में। बाकी के जो 40% है वो कहीं और काम करते हैं। अब ये क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं व्हाट % ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी, कि इस कंपनी के कितने % एम्प्लॉय HR डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो मतलब कि कुल मिलाकर हमें जो टोटल बंदे मिले वो सिर्फ 60% मिले, जिसको हमने इस रेशियो में बांटना है। किस रेशियो में बांटना है? 2:3:1। तो टोटल मिलाकर कितने हिस्से करने हैं भाई? 60% के। 3 और 2 5 और 1 6, 6 पार्ट में करना है हमने, 6 पार्ट में डिवाइड करना है। किसको? 60% को। 60% एम्प्लॉयज ऐसे बटे हुए हैं, तो 6 पार्ट की वैल्यू 60% है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? एक पार्ट की वैल्यू होगी 10%, 6 पार्ट की 60%। तो इसका मतलब HR में कितने बंदे हैं? 20, 2 पार्ट की वैल्यू 20%। मार्केटिंग में कितने बंदे हैं? 30%। फाइनेंस में कितने बंदे हैं? 10%। तो यहाँ पर हमसे पूछा किसका है? HR का, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। ये क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। ए सम ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग A, B एंड C इन द रेशियो 3:7:5, 3:7:5 के अंदर 3 लोगों के अंदर रुपए बांट दिए गए। इफ डिफरेंस ऑफ A एंड B इज ₹7600, अगर A और B का डिफरेंस 7600 है, A और B को जो रुपए मिले उनका, देन व्हाट इज द शेयर ऑफ C, तो C को कितने रुपए मिले होंगे? तो देखो
कि मान लो ये जितने भी रुपए हैं 7600 रुपये, ये हैं भाई 7600 रुपये, तो 7600 रुपीज़ को हमने 15 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये यहाँ पर 15 बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो बिकॉज 15 मैंने क्यों बोला, 7 और 3 10 और 5 15, इन तीनों का सम कितना है 15। तो इसको 15 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें से 3 पार्ट मिले हैं किसको, ए को, और 7 पार्ट मिले हैं किसको, बी को, और बाकी के 5 पार्ट किसको मिले हैं, सी को। क्लियर है, टोटल 15 में से। और यहां पर एग्जामिनर ने क्या बोला है, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो भाई ए को मिले हैं 3 पार्ट और बी को मिले हैं 7 पार्ट, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 4 पार्ट्स के बराबर। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 पार्ट्स के बराबर। तो इनका जो डिफरेंस है वो 7600 है। और यहां पर एक मैंने गलती कर दी कि इस टोटल को 7600 ले लिया था, तो उसे माफ कर दीजिएगा यहाँ। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ये 7600 रुपये नहीं है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 7600 है, वो गलती से लिखा गया था फ्लो में। देन व्हाट इज द शेयर ऑफ सी, तो भाई सी का हिस्सा कितना होगा। तो देखो इसका क्या मतलब है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, 3 पार्ट्स और 7 पार्ट्स के बीच में डिफरेंस होता है 4 पार्ट का, 4 पार्ट की वैल्यू है 7600, एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 1900, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है व्हाट इज द शेयर ऑफ सी, कि भाई सी का शेयर कितना है। सी का शेयर कितने पार्ट्स है, सी का शेयर है 5 पार्ट्स, तो भाई 5 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 5 95, 9500। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। और अगर एग्जामिनर यहाँ पर आपसे ये पूछ लेता कि भाई बी और सी के बीच में कितने रुपए का डिफरेंस है, जो बी का हिस्सा है और जो सी का हिस्सा है उनके बीच में कितने रुपए का डिफरेंस है, तो बी को मिले हैं कितने पार्ट्स भाई, बी को मिले हैं 7 पार्ट, सी को मिले हैं 5 पार्ट, तो कितने हिस्सों का डिफरेंस है, 2 पार्ट्स का डिफरेंस है। तो अगर 4 पार्ट्स की वैल्यू 7600 है तो 2 पार्ट्स की वैल्यू कितनी होगी, 7600 की आधी यानी कि 3800। उस केस में 3800 हो जाता। मतलब कुल मिलाकर हमने बस एग्जामिनर की बात समझनी है। ठीक है, कैलकुलेशन इतनी है नहीं इन क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा, और पेन एंड नोटबुक मत यूज करना इन क्वेश्चंस के अंदर। इन ए डिस्ट्रिक्ट द रेशियो ऑफ काउज टू बफेलोज इज 5:3। काउज और बफेलोज का रेशियो 5:3 है, उनका अनुपात, गायें और भैंस का। ठीक है, ये गायें। इफ काउज आर 8000 मोर देन बफेलोज, और जो गायें हैं वो बफेलो से 8000 ज़्यादा हैं, तो ये गाय हैं भाई साहब, ये बफेलो हैं। गाय 5 पार्ट हैं, बफेलो 3 पार्ट हैं, तो गायें कितनी ज़्यादा हैं, मान लो टोटल जितने भी जानवर हैं उस शहर में उनको हमने 5 और 3 8 हिस्सों में बांट दिया, उनको हमने 8 हिस्सों में बांट दिया। तो इसका मतलब है उसमें से 3 हिस्से तो बफेलो के हैं और बाकी के सारे हिस्से काऊ के हैं। तो भाई 5 पार्ट 3 पार्ट से कितने ज़्यादा होते हैं, 2 पार्ट ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पर एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि 8000 गायें ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये जो गायें 2 हिस्से ज़्यादा हैं, 2 पार्ट ज़्यादा हैं ये काऊ में, उसकी वैल्यू 8000 है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, एक पार्ट की वैल्यू हो जाएगी भाई 4000। और एग्जामिनर ने पूछा क्या है, एग्जामिनर ने पूछा है देन नंबर ऑफ बफेलोज, तो भाई बफेलोज कितनी है, तो बफेलो कितने हैं, 3 पार्ट बफेलो हैं, तो 3 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12000। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2:3:4। 4 नंबर हैं, कुछ भी आप उनको बोल सकते हो, ए बी सी डी, ऐसे सपोज समझाने के लिए मैंने नाम दे दिए। ये उनका अनुपात है। इफ देयर सम इज 16, उनका जोड़ 16 है। इसका मतलब 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, कि 10 पार्ट्स, या फिर अगर मैं क्या कहूँ कि 10 यूनिट्स की वैल्यू 16 है। अगर ये उनका अनुपात है तो 10 यूनिट्स की वैल्यू 16 है, ये उनका जोड़ है 10। और यहाँ पर आपको फिर ए बी सी डी की वैल्यू नहीं निकालनी है। एक बार ये देख लो कि एग्जामिनर ने पूछा क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर इज इक्वल टू, पहली और चौथी संख्या का योग। तो भाई पहली संख्या है 1 और चौथी है 4, तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 1 और 4 का 5। तो 10 यूनिट्स की वैल्यू 16 है और 5 यूनिट्स की वैल्यू क्या होगी, ये एग्जामिनर पूछ रहा है। तो भाई 10 यूनिट की आधी होगी 5 यूनिट की वैल्यू, 10 से आधा होता है 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 16 का आधा 8। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। और ये एक्चुअल क्वेश्चन है SSC CCL का। ठीक है, कुछ भी लिखना नहीं था इसके अंदर। देन ये क्वेश्चन ट्राई करो एक बार।
ए सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 फ्रेंड्स P, Q एंड R इन द रेशियो 2:5:7। तो भाई 3 लोगों में इस अनुपात में रुपए बांट दिए गए। इफ द शेयर ऑफ P एंड R इज ₹800 मोर देन Q's शेयर। तो एक बार इस सिचुएशन को विजुलाइज कर लेते हैं। मान लो ये हैं P, Q और R और ये हैं इनके शेयर। P को मिले हैं 2 और Q को मिले हैं भाई साहब 5 और इसको मिले हैं 7। तो इन्होंने क्या बोला है, इफ द शेयर ऑफ P एंड R, मतलब P का शेयर और R का शेयर, इन दोनों का शेयर मिलाकर कितना हो जाएगा भाई, एक के पास 2 है एक के पास 7 है, तो दोनों का शेयर मिलाकर हो जाएगा 9 यूनिट्स। इन्होंने क्या बोला है कि इन दोनों का शेयर मिलाकर इज ₹800 मोर, 800 रुपये ज्यादा है किससे, Q के शेयर से। तो Q का शेयर कितना है, तो भाई Q का शेयर है बेचारे का सिर्फ 5 यूनिट। तो 9 यूनिट 5 यूनिट से कितनी ज़्यादा होती हैं, 9 यूनिट 5 यूनिट से 4 यूनिट ज़्यादा होती हैं। और एग्जामिनर क्या बोल रहा है, कितनी ज़्यादा है, एग्जामिनर बोल रहा है कि 800 ज़्यादा है। ठीक है, कि भाई P और R का शेयर Q के शेयर से 800 ज़्यादा है, जो कि 4 यूनिट के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई जी 200। और मैं तो हमेशा 1 यूनिट की वैल्यू निकालता भी नहीं, मैं सीधा देखता हूँ कि भाई क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज शेयर ऑफ P। तो भाई P का शेयर कितनी यूनिट्स है, तो P का शेयर है 2 यूनिट। तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी जरूरी नहीं थी और ज़्यादातर जरूरी होती भी नहीं। 4 यूनिट की वैल्यू 800 तो 2 यूनिट की वैल्यू 400। तो भाई P का शेयर है ऑप्शन ए। और यहाँ पर वो कुछ भी पूछ लेता, आप बता ही देते कि भाई वो आपसे ये पूछ लेता कि Q और R का शेयर मिलाकर कितना होगा। तो भाई Q और R का शेयर मिलाकर 5 और 7, Q और R का मिलाकर 12 यूनिट। तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती, 4 यूनिट के 3 गुना हो जाती। तो भाई 8 3 24 आंसर हो जाता उस केस में। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो भाई जरा एक बार, बिना पेन एंड नोटबुक के। वी हैव टू डिवाइड सम ऑफ ₹13,950 अमंग 3 पर्सन्स A, B एंड C। तो 13,950 रुपये बांटने हैं, 13,950 रुपये 3 लोगों में, A, B और C में। इन सच ए वे दैट B मस्ट गेट द डबल ऑफ A, ताकि B को A का डबल मिले। तो A को मैंने 1 रुपया दे दिया, B को 2 रुपये, या फिर A को 1 यूनिट, B को 2 यूनिट। एंड C मस्ट गेट ₹50 लेस देन डबल ऑफ B, और C को मिलने चाहिए 50 रुपये कम। किससे 50 रुपये कम, B के डबल से। तो भाई B का डबल है 4 यूनिट माइनस 50 रुपीज़, 4 यूनिट माइनस 50 रुपीज़। द शेयर ऑफ A विल बी। तो देखो एक तो तरीका है कि मैं इसको ऐसे मान लूँ x x x एंड इनको जोड़ कर कि भाई A का शेयर प्लस B का शेयर प्लस C का शेयर इज इक्वल टू 13,950 ऐसे करूँ। आंसर तो उससे भी वही आएगा, क्योंकि जो ठीक आंसर है वही आएगा अगर हम किसी भी तरीके से करें। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आपके रास्ते में क्या चीज़ आ रही है, यहाँ पर आपके रास्ते में आ रही है ये -50। ये -50 ना होता तो कितने आराम से हम काम को कर लेते, कितने आराम से हम इस रेशियो में बांट देते वैल्यू को। तो क्या करो, C के पास 50 रुपये की कमी है ना, तो 50 रुपये और बांट दो। तो हमने कितने रुपये बांटे हैं, हमने रुपये बांटे हैं 13,950। तो भाई साहब मैं C को 50 रुपये और दे रहा हूँ। तो 13,950 को इस तरह से नहीं बांटा। अगर मैं C को 50 रुपये और दे रहा हूँ तो तीनों के पास मिला के कितने रुपये हो जाएंगे, तीनों के पास मिला के हो जाएंगे 14,000 रुपये, है ना। जब मैंने 50 रुपये नहीं दिए थे तब तीनों के पास थे 13,950। मैंने C को 50 रुपये और दे दिए कि भाई ये झंझट जो खत्म हो, तो तीनों लोगों के पास कितने रुपए हो जाएंगे, तो तीनों लोगों के पास हो जाएंगे 14,000, है ना। 50 रुपये और बढ़ गए। तो भाई 14,000 को एक बार 1:2:4 में बांट दो। और अगर वो आपसे C के बारे में पूछे तो याद रखिएगा मैंने C को 50 रुपये दिए थे, वो घटाना है। अगर C के बारे में पूछे तो बाकियों के साथ हमने छेड़छाड़ नहीं की है, हमने बस C को एक 50 का नोट दिया था। तो सिचुएशन बदल गई, क्या बन गई कि 14,000 को इस रेशियो में डिवाइड किया गया। तो अब देखो भाई, तो टोटल कितने हिस्सों में डिवाइड करना है 14,000 को, 4 और 2 6 और 1 7, टोटल 7 यूनिट्स में डिवाइड करना है 14,000 को। तो 7 यूनिट की वैल्यू है 14,000, 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी भाई 2,000। और अब आपसे पूछा क्या है ये देख लेते हैं एक बार। तो A का हिस्सा बताएं, तो
ए का हिस्सा है 1 यूनिट, तो भाई इसका मतलब ए को रुपए मिले हैं ऑप्शन सी 2000 रुपये। या फिर अगर वो आपसे पूछ लेता कि भाई सी का हिस्सा बताओ, तो सी का हिस्सा आप कैसे बताते कि भाई 1 यूनिट की वैल्यू 2000, तो 4 यूनिट की वैल्यू है भाई साहब 8000, लेकिन सी को 8000 रुपये नहीं मिले। 8000 रुपये सी के कब बनते हैं, जब मैंने एक 50 का नोट दिया था। तो एक्चुअल में सी को कितने रुपए मिले हैं, एक्चुअल में सी को मिले हैं 8000 से 50 कम 7950 रुपये मिले हैं सी को। ठीक है, तो बस अपनी तरफ से थोड़े रुपए हम छीन सकते हैं, दे देते हैं, बिकॉज ये एक्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है एसएससी सीजीएल में है। तो क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम ये काम कर सकते हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन को भी ट्राई करिएगा उसी तरीके से करने की, और मेंटली एन अमाउंट ऑफ 1300 इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू 3 पर्सन्स ए बी एंड सी। तो भाई 1300 रुपये 3 लोगों में बांटे गए, ए बी और सी के अंदर। किस तरीके से, सच दैट अमाउंट रिसीव्ड बाई ए एंड बी वर इन द रेशियो 3:4। ए और बी को जो रुपए मिले वो 3:4 में थे। इफ सी गेट्स ₹1000 मोर, अगर सी को 100 रुपये और मिलते हैं, 100 मोर देन ए, अगर सी को 100 रुपये और मिलते हैं ए से 100 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो भाई ए को कितनी यूनिट मिली है, ए को मिली है 3 यूनिट, तो सी को मिले होंगे 3 यूनिट प्लस 100 रुपये। तो ये सी बड़े पंगे कर रहा है, एक बार तो सी को कम मिले थे, अब की बार ज़्यादा रुपए लेकर बैठा है। तो हाउ मच अमाउंट डिड बी गेट। अब मैंने क्या किया, मैंने देखा कि भाई ये 3 लोग खड़े हैं, तीनों लोगों के पास मिलाकर 1300 रुपये हैं, और ये जो सी है ये कैलकुलेशन में कर रहा है प्रॉब्लम। मैंने सी को बोला कि भाई ये एक 100 का नोट मेरे को दे दे, ये जो तेरा 100 का नोट जो प्रॉब्लम कर रहा है ये मेरे को दे दे। तो सी ने वो 100 का नोट मेरे को दे दिया। तो ध्यान रखिएगा मैंने सी से एक 100 रुपये का नोट ले लिया है। ठीक है, तो अब इन 3 लोगों के पास 1300 रुपये तो बचे नहीं होंगे, सी से मैंने 100 रुपये ले लिए ना, 1200 रुपये। तो 1200 रुपये को इस रेशियो के अंदर डिवाइड किया गया है। बस अभी तो तुरंत निकाल लेंगे, अब तो सिंपल हो गई ना वैल्यू। अब देखो 4 और 3 7 और 3 10, मतलब कि कुल मिलाकर 10 यूनिट्स के अंदर आपने डिवाइड करना है 1200 रुपये को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 120, 1 यूनिट का मान। और हमने बताना क्या है, अगर आपसे सी का पूछे तो ध्यान रखिएगा 100 रुपये हमने ले रखे हैं उससे। तो भाई यहाँ पर इसने पूछा है बी का, तो बी को मिले हैं जी 4 यूनिट रुपये, तो 4 यूनिट रुपये की वैल्यू हो जाएगी 120 का 4 गुना 480, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। लेकिन अगर आपसे सी का पूछे तो सी का क्या आंसर होएगा, 3 × 120 ये हो जाएगा भाई साहब 360, और 100 रुपये मैंने ले रखे हैं। जब मैंने 100 रुपये लिए तो उस बेचारे के पास 360 हैं, एक्चुअल में 1300 रुपये बांटे थे तो उसके पास 460 थे। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने पीडीएफ का प्रिंट आउट, मैं उम्मीद करता हूँ आपने निकलवा लिया होगा। तो भाई इसके बाद तुरंत पीडीएफ में से जो इस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, जो इस कंसेप्ट लेक्चर के अंदर, वो अटेम्प्ट करो मेंटली, और एक्सरसाइज 1.1 भी अटेम्प्ट करो। ठीक है, अगले कंसेप्ट लेक्चर में मिलते हैं। और एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस ट्राई करना कि आप ना देखो, खुद ही कर लो। अगर खुद ही ना हो तो 2-3 बार ट्राई करो, फिर भी ना हो तो फिर एक बार अगले राउंड में कर लेना, 1-2 दिन बाद ट्राई करो कि मेरे सॉल्यूशन कम ही देखो।